हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है सतत व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। क्या है? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत, कंटिन्यूअस का मतलब निरंतर, लगातार, है कि नहीं? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक, व्यापक का मतलब ब्रॉड लेवल पर, एक बड़े स्तर पर, है ना, हर क्षेत्र का। उसके बाद इवैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन। अब जो ये मूल्यांकन है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। इसका मतलब क्या है? जो मूल्य होते हैं, क्या हम मूल्यों को माप सकते हैं? क्या मूल्यों का मापन संभव है? जैसे मूल्य किसको बोलते हैं हम? गुणों को ही तो बोलते हैं ना, मूल्य हम गुणों को बोलते हैं। जैसे कोई अच्छा है, क्या हम ये बता सकते हैं कि 2 किलो अच्छा है या 5 किलो अच्छा है या 10 लीटर अच्छा है? ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो जो मूल्य होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? गुण भी बोल देते हैं। ठीक है साहब। उसके बाद क्या अंकों को हम माप सकते हैं? अंक तो निश्चित होते हैं ना, माप सकते हैं। 1, 2, 10, 20। जैसे आपका कोई टेस्ट हुआ 20 नंबर का, आपके आए 19 नंबर और किसी का आया 1 नंबर तो वो हम माप सकते हैं ना, है ना? कितनी परसेंटेज बनी है, इतने नंबर आए, ऐसे माप सकते हैं। ठीक है, तो माप सकते हैं, उसको हम बोलते हैं परिमाणात्मक। क्या बोलते हैं? गुणात्मक और परिमाणात्मक। मूल्यांकन कैसा होता है? गुणात्मक, ये मूल्यांकन की प्रकृति है, नेचर ऑफ इवैल्यूएशन। क्या है? मूल्यांकन की प्रकृति। कैसी प्रकृति है? गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है। अब गुणात्मक क्या है? जिसको हम माप नहीं सकते एग्जैक्टली, और परिमाणात्मक जिसको हम माप सकते हैं। मूल्यों को माप नहीं सकते, अंकों को माप सकते हैं। मतलब जैसे आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं, उनके नंबर फिक्स होते हैं, जैसे कोई 10 नंबर का या 20 नंबर का, ऐसे फिक्स होते हैं। अर्धवार्षिक होते हैं, वार्षिक होते हैं, सभी के नंबर फिक्स होते हैं, उनको हम माप सकते हैं। उसी के साथ साथ आपकी वेशभूषा, आपका रहन सहन, आपका वहां बात करने का तरीका, बर्ताव जो भी होता है, क्या उसको हम ऐसे माप सकते हैं? नहीं माप सकते। उसको केवल हम कैसे माप सकते हैं? अच्छा है या बुरा है, ऐसे ही तो माप सकते हैं। एक बोलेंगे मीडिएटर सा है, मतलब बीच का सा है, नहीं ज्यादा अच्छा नहीं ज्यादा बुरा। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को मिला के क्या बनता है? मूल्यांकन बनता है। अब ये सतत है, सतत मतलब लगातार चलता रहता है। व्यापक मतलब सभी क्षेत्रों में चलता रहता है। व्यापक का मतलब सभी क्षेत्रों में, केवल शैक्षिक क्षेत्र में नहीं, शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक क्षेत्रों में भी। मतलब जो शिक्षा के साथ साथ जो क्षेत्र चलते हैं, जैसे एक तो चलता है पढ़ाई लिखाई, जो सिलेबस होता है उसकी केवल जो पढ़ाई लिखाई होती है वो, उसी के साथ साथ खेल कूद वगैरह और जो एक्टिविटी होती है वो सभी साथ में चलती हैं। इसलिए इसका जो क्षेत्र है वो कैसा है? व्यापक है। ठीक है, ये हो गए शब्द का अर्थ। उसके बाद यह छात्रों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली है। ये कौन सी मूल्यांकन प्रणाली है? विद्यालय आधारित। मतलब विद्यालयों में जो मूल्यांकन होता है वो किस प्रणाली से होता है? CCE। किससे? CCE का मतलब आप समझ रहे हो ना, सतत व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट में क्या बोलूंगा अब? CCE। ठीक है, उसके बाद ये CCE जो आया कब था, हमारे यहां लागू कब हुआ था? RTE 2009 का नाम सुना है आपने? सुना है? इसका फुल फॉर्म पता है आपको? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 केंद्र सरकार लेके आई थी। कब लेके आई थी? ये मैं मिटा दूं? RTE 2009 एक्ट कब लागू हुआ? अगर ये प्रश्न आपके पेपर में आ जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या होगा? 1 अप्रैल 2010। ये जो नियम था, ये जो रूल था, ये बना कब था? 2009 में। लेकिन लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010। हाँ,
जब ये बना था नियम, उस टाइम इस नियमावली में, इस एक्ट में नीचे एक लाइन लिखी थी, जो भी हम एक्ट बनते हैं हमारे यहाँ वो किस पे निकलते हैं? भारत राजपत्र। आपने कहीं सुना है भारत राजपत्र? नहीं सुना। एक ऐसा एक पेपर होता है, एक सफेद पेपर होता है ना, उस पे एक अलग सी भाषा में ऐसे लिखा होता है भारत, है ना, राजपत्र। ठीक है। और यहां पे बना होता है अशोक स्तंभ। क्या बना होता है? अशोक स्तंभ। तो उसको बोलते हैं हम राजपत्र। मतलब उस पे जो चीज लिख जाती है वो ऑफिशियल हो जाती है सरकार की, है ना, सरकारी चीज होती है जो उस पे ऑफिशियल रूप से लिख जाती है। जो राजपत्र था उस पे डेट अनाउंस की थी कि 1 अप्रैल 2010 से जो ये नियम है, ये जो कानून है RT 2009, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में समान रूप से लागू हो जाएगा। ये जो RT थी इसमें 38 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 38। एक टेम्परेरी धारा थी 39वीं। टेम्परेरी का मतलब केवल 3 साल के लिए थी एक धारा, का नाम था 39 धारा। उस धारा में क्या था कि हर राज्य, नियम सरकार ने बना दिया, कानून सरकार ने बना दिया। कौन सी सरकार ने? केंद्र सरकार ने। उसने एक छूट दी थी कि हर राज्य अपनी सुविधा के अनुसार इस जो कानून है इसको लागू करने के लिए अपने कुछ नियम बना सकता है ना। उसके बाद 2012 में ये जो 39वीं धारा थी ये खत्म हो गई अपने आप, है ना। ये केवल 3 साल के लिए थी। उसी समय राजस्थान जो सरकार है इसने 2011 में RT नियमावली 2011 की RT नियमावली 2011 के बारे में बताया। किसने? राजस्थान सरकार ने। हमारी सरकार ने नियम बनाए इसको लागू करने के। ठीक है, उनमें थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन आपके में जो प्रश्न आ सकता है ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है कब लागू हुआ, है ना। याद रखना 1 अप्रैल 2010। उसके बाद इसमें अर्थ दिया है सतत का मतलब लगातार, व्यापक का मतलब पूर्ण रूप से, मूल्यांकन का मतलब मूल्य प्लस अंकन, गुणात्मक प्लस परिमाणात्मक। ठीक है। उसके बाद मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है। मूल्यांकन केवल लास्ट में नहीं होता, केवल ये जानने के लिए नहीं होता कि मतलब आपने कितना सीखा है। मूल्यांकन इसलिए होता है कि आप जो सीख रहे हो उसमें कोई समस्या अगर आपको आ रही है तो उस समस्या का समाधान कर सकें। मतलब जैसे हम यहां पढ़ रहे हैं ना, आपका जो अंतिम परीक्षा है वो कब होगी? वो लगभग जून में या जुलाई में होगी, है कि नहीं। लेकिन हम यहां पढ़ रहे हैं, अब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद हमको आपका टेस्ट लें, तो उस टेस्ट को लेने के बाद हम क्या करेंगे? नंबर देंगे, जितने आपके नंबर आएंगे। उसके बाद हम ये भी तो देखेंगे ना किस टॉपिक में आपके सबसे ज्यादा बच्चों के गलत हो रहे हैं। सीधे बैठ जाओ यार, किस टॉपिक में ज्यादा गलतियां आप कर रहे हैं, उन टॉपिकों को देखेंगे। हो सकता होगा तो उन टॉपिकों को दोबारा कराएंगे, है कि नहीं। तो मूल्यांकन किस लिए होता है? जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है उसमें सुधार करने के लिए होता है। किस लिए होता है? सुधार करने के लिए। मतलब आपने जो कुछ भी सीखा है उसमें कोई कमी अगर रह गई है तो उसको हम दोबारा से कंप्लीट कराएं, मतलब जो कमी है उसको दूर करें, इसलिए मूल्यांकन होता है। उसके बाद मूल्यांकन शिक्षण सुधार के लिए होता है। ठीक है, ये वही बात हो गई। मूल्यांकन के महत्व, सतत व्यापक मूल्यांकन के महत्व, क्या क्या इसके महत्व हो सकते हैं? सबसे पहला महत्व क्या है? यह है छात्रों की अधिगम प्रक्रिया को आसान बनाता है। कैसी बनाता है? आसान। मतलब इजी से इजी वे जो पढ़ने का हो सकता है उसको आपके सामने रखता है। जो सरल से सरल तरीका आपका पढ़ने का हो सकता है उसको आपके सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने कोई भी एक तरीके से, कोई भी एक शिक्षण विधि से आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ा दी, ठीक है, हम अपने मन में ये समझ रहे कि आपके समझ में वो चीज आ गई। हमने आपका टेस्ट लिया और टेस्ट में आप बुरी तरह से फेल हो गए, है ना। सपोज दैट आप टेस्ट में बुरी तरह से फेल हो गए, तो हम क्या करेंगे? अपनी जो शिक्षण विधि है उसको चेंज करेंगे, वह कोई दूसरे तरीके से आपको पढ़ाएंगे। और दूसरे तरीके से पढ़ा के, अगर हम दूसरे तरीके से पढ़ा रहे हैं इसका मतलब पहले जो पढ़ा है उससे सरल तरीके से पढ़ाएंगे ना,
ताकि आपकी समझ में आए। तो ये शिक्षण प्रक्रिया में क्या लाता है, सरलता लाता है, मतलब सरल तरीके से समझाता है, आसानी से समझाता है। उसके बाद यह छात्रों को अधिगम में आ रही कठिनाइयों का पता लगाता है। मतलब आपके जो अधिगम में, अधिगम क्या होता है ये बात आप जानते ही हो, अधिगम हमने पढ़ ही लिया है, तो अधिगम शब्द की तो व्याख्या करनी ही नहीं है यहाँ। जो भी आप अधिगम कर रहे हो उस अधिगम में जो भी कोई आपको कठिनाइयां आ रही हैं उनका पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें कोई समस्या आ रही है उसका पता लगाने के लिए, ठीक है साहब। उसके बाद अगला है, यह अधिगम प्रक्रिया की कठिनाइयों या बाधाओं को दूर करता है। किस लिए किया जाता है, दूर करने के लिए। आपकी जो कठिनाइयां थी उसका हमने पता लगा लिया, उसके बाद हम उन कठिनाइयों को क्या करेंगे, दूर करेंगे, ठीक है। ये इसके क्या हैं, महत्व हैं। उसके बाद अब जो चीज आएंगी, ये पिछली बार जो प्रश्न आए थे कहां कहां से आए थे वो बताऊं मैं आपको पहले। एक तो इससे आया था एक प्रश्न तो, है ना, और एक इनमें से आया था, दो प्रश्न आए थे इनमें से, कोई से याद नहीं है ऐसे। तो इसमें क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य, मतलब सीसीई के उद्देश्य, क्या इसके उद्देश्य हैं। पहला है विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति जानना। मतलब सभी विषयों में, अलग अलग विषयों में कोई निश्चित समय के अंतराल में बच्चे कितनी प्रगति कर पा रहे हैं इस चीज को जानना। टेस्ट इसीलिए तो होते हैं ना, विद्यालयों में टेस्ट होते हैं ना, वो क्यों होते हैं, इसीलिए तो होते हैं कि जैसे हमने एक महीने पढ़ाया आपको, एक महीने में आपने क्या जाना, ये जानने के लिए तो टेस्ट होते हैं। उसी के साथ साथ दूसरा काम क्या है इसका, कि जो आपने जाना वहां आपको क्या क्या कठिनाई आई, जो कठिनाई आई उस कठिनाई को दूर करना। बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तनों का पता लगाना, मतलब अधिगम का पता लगाना। अधिगम क्या है, सीखने से व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या है, अधिगम। तो इसका मतलब यही नहीं है कि अधिगम का पता लगाना, है ना, व्यवहार में हुए परिवर्तनों का पता लगाना मतलब अधिगम का पता लगाना, ठीक है साहब। उसके बाद प्रत्येक बच्चे को विकास में मदद करना। अगर कोई बच्चा विकास में मदद कैसे हो सकती है, केवल अधिगम में ही नहीं, विकास में भी। विकास कैसे, जैसे नैतिक विकास आपने सुना है, नहीं सुना है, सुना है। सामाजिक विकास आपने सुना है, नहीं सुना है। संज्ञानात्मक विकास आपने सुना है, नहीं सुना है, सुना है ना। सभी विकास के क्षेत्र आपने सुने। तो जितने भी विकास के क्षेत्र हैं, केवल एक विकास का क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम सहायता नहीं कर सकते, वो है शारीरिक विकास, है ना। शारीरिक विकास में हम बाहरी रूप से सहायता नहीं कर सकते। बाकी जो विकास के क्षेत्र हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है वो चोरी करता है ना, स्कूल में क्लास में वो रूल और जो होते हैं ना पेंसिल, उनको चोर लेता है, ठीक है। एक दूसरे भाई बहन के किसी के बैग से पेन निकाल लिया, किसी के बैग से कुछ निकाल लिया, ऐसे चोरी करता है। उस बच्चे को पता नहीं है एग्जैक्टली ये जो चोरी करना है अच्छी है या बुरी बात है। वो नॉर्मली अपने काम के लिए उनसे दूसरे किसी के बैग से पेन ले लिया अपने काम के लिए, उसे नहीं पता। तो अगर हम उसको इस बात को सिखाएं, इस बात को बताएं कि आप जो पेन ले रहे हो ये ऐसे नहीं लिया जाता, ये आप मांग के ले सकते हो, उससे बोल के ले सकते हो, है ना। हमने ये बात सिखा दी। उसके बाद वो कैसे ले रहा है, किसी से पूछ के ले रहा है ना, जरूरत पड़ने पर किसी से मांग रहा है और तब वो ले रहा है। तो ये जो उसमें परिवर्तन हुआ, ये कैसा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन हुआ ना। उसमें नैतिकता का थोड़ा बहुत विकास हुआ या नहीं हुआ, हुआ। तो विकास में क्या करता है, ये सहायता करता है, ठीक है साहब। उसके बाद अधिगम में भी मदद करता है, सीखने में मदद करता ही है, क्योंकि आपने जो कुछ भी सीखा अगर उसमें प्रॉब्लम आई फिर उसका समाधान कर दिया, मतलब सीखने में मदद करता है, ठीक है साहब। उसके बाद सृजनशीलता को बढ़ाता है। सीसीई जो है इसमें केवल परीक्षाओं को महत्वपूर्ण नहीं मानते। किसको नहीं मानते महत्वपूर्ण, केवल परीक्षाओं को। अगर परीक्षाओं को इसमें महत्वपूर्ण मानते तो एक समस्या आती है कि हमने आपको बता दिया कि आपकी ऐसे ऐसे परीक्षा होगी, तो आप केवल उस परीक्षा की तैयारी में लग जाओगे, आप जो भी चीजें पढ़ोगे वो रटने लग जाओगे, जो भी किताबें होंगी उनको रटने लग जाओगे।
ये किस चीज को बढ़ाता है? क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। मतलब आप केवल किताबें रटो या मत रटो, लेकिन आप कोई ना कोई ऐसा काम करो जिससे आप कुछ यूनिक काम कर सको, कोई ऐसा काम करो जो यूनिक हो। तो इससे बालक की जो सोच है वो कैसी होती है, थिंकिंग कैसी होती है बच्चे की, क्रिएटिव जो बच्चा होता है उसकी थिंकिंग कैसी होती है, ओरिजिनल थिंकिंग। अच्छी बात है। और दूसरा कोई शब्द हम देना चाहें? मैंने थिंकिंग के बारे में आपको बताया नहीं बताया? बताया होगा। क्रिएटिविटी पढ़ाया ना आपने, उस टाइम पे मैंने आपको थिंकिंग के बारे में बताया होगा। दो तरीके की थिंकिंग होती है, इन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। बताया या नहीं बताया? बताया। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनका चिंतन कैसा होता है? अभिसारी या अपसारी? अभिसारी, अपसारी। पक्की बात है? अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। ठीक है। उसके बाद बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों का पता लगाना। मतलब जैसे पूरी क्लास है अपनी, क्या हो गया? हिंदी में फेल रह जाएंगे फिर। मैं तो हिंदी में बता दूंगा, फिर फेल रह जाएंगे। मैं अंग्रेजी ना बनते समझ में मत समझे तू। मैं उनको बता रहा हूं जो अंग्रेजी बता रहा हूं, जिनने 150 में थे 150 नंबर लाने, 135 आ जाएंगे, कोई दिक्कत ना है, आनंद ले। या टॉपिक छोड़ दे, 5% ना होंगे, कोई दिक्कत ना है। 5 तिया 15, 135 फिर पक्के है ना, फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? तो सब्जेक्ट ही ना, फिर आनंद है, फिर क्यों कह रहे हो तू इंग्लिश ना आवे हिंदी ना आवे? हाँ, बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों का पता लगाना। जैसे हमारी 50 की 60 बच्चों की क्लास है, इस क्लास में हो सकता है किसी बच्चे की कोई विशेष जरूरत हो। मतलब जैसे कोई बच्चा है बैठा है, उसको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, छोटे बच्चों में ये ज्यादा होता है। आप तो समझदार हो, आप तो खुद से बोल सकते हो कि भाई मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, आगे बैठ सकते हो, या मतलब आप चश्मा बनवा सकते हो जैसे आपके कोई नजर में प्रॉब्लम है। लेकिन छोटे बच्चों को इस बात का पता नहीं होता है ना, तो टीचर को खुद को पता लगाना होता है ये बात। अगर किसी बच्चे के समझ नहीं आ रहा तो उसका रीजन केवल ये नहीं है उसमें दिमाग की कमी है, उसका कारण ये भी हो सकता है कि उसको दिखाई नहीं देता हो इतना साफ, उसको आगे बैठाना या उसको चश्मा वगैरह की व्यवस्था कराना। तो ये क्या चीज हो गई? उसकी विशेष या व्यक्तिगत जरूरत हुई या नहीं हुई? हुई ना। इनका पता लगाना। उसके बाद बच्चों की रुचि को जानना। जो मूल्यांकन है वो इसीलिए होता है कि बच्चों की रुचि किस चीज में है ना। अब जो शिक्षा प्रणाली है कैसी है? बाल केंद्रित है या शिक्षक केंद्रित है? बाल केंद्रित है ना, मैंने बताया था, शिक्षण बताया था उस टाइम पे। तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली का मतलब क्या है? जो बच्चों की रुचि हो उस हिसाब से काम हो, है ना, जैसा बच्चों का मन करे उस हिसाब से काम हो। ठीक है। उसके बाद कक्षा में चल रही अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाना। कक्षा में जो अपनी कॉन्वर्सेशन चल रही है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने की स्थिति में लाना। बच्चों में परीक्षा के भय और दबाव को कम करना। मतलब बच्चों में जो परीक्षा का एक भय और दबाव होता है उसको बिल्कुल कम करना, बिल्कुल हटा देना। अभी जो 8वीं तक जो बच्चे होते हैं, क्या वो फेल होते हैं? आप में से किसी को पता है उनकी फेल होने की प्रोसेस क्या है? नहीं पता? होते हैं। 8वीं में जो बोर्ड है ना, 5वीं में बोर्ड है ना, उसमें फेल होते हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस बहुत जटिल है। पता है उसकी प्रोसेस क्या है? जैसे कोई बच्चा है, उसके कम नंबर आए, मतलब वो फेल हो गया, तो उसको 2 महीने का समय दिया जाएगा, है ना। तो दोबारा से एक्स्ट्रा क्लासेज लगा के उसकी तैयारी करवाई जाएगी। ये जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होती है ना। 2 महीने का समय दिया जाएगा, तैयारी करवाई जाएगी। सपोज दैट 2 महीने बाद उसने परीक्षा दी, फिर वो फेल हो गया, है ना। फिर जो प्रिंसिपल है वो अपने स्तर पर और थोड़ा बहुत टाइम दे सकता है, और थोड़ा बहुत टाइम देकर उसको फिर तैयारी कर फिर परीक्षा ले सकता है। अगर ऐसा वो ना करना चाहे और उसको बच्चे को रोकना चाहे उसी क्लास में, तो उसके लिए प्रिंसिपल को मुख्य शिक्षा अधिकारी जो होता है उसको पत्र लिखना होगा। वो जो है वो शिक्षा मंत्री को पत्र लिखेगा, शिक्षा मंत्री तब उसको फेल या पास करेगा, है ना। ये प्रोसेस है। इसलिए हम क्या समझते हैं, बच्चे फेल नहीं होते हैं। हाँ। उसके बाद स्व आकलन को बढ़ावा देना।
जो सीसीई है इसका एक उद्देश्य यह भी है कि स्वयं आकलन को बढ़ाना। स्वयं आकलन क्या होता है समझते हो आप? खुद का खुद से आकलन करना, मतलब अपने आप, जैसे हम कहते हैं ना कि आपको कोई टेस्ट दे दे, कोई पेपर दे दे, अपने आप कर लो। आप तो फिर भी नकल करते हो, है ना? लेकिन नकल नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने आप का आकलन करना चाहिए, कितना मैं समझ पा रहा हूं, कितना चीजों को जान पा रहा हूं। अगर कहीं समस्या है तो टीचर किस लिए है? जैसे आपका टेस्ट लिया जाए, आपका टेस्ट लिया जाए, उसमें 50 क्वेश्चन दिए जाए आपको, और मैं समझता हूं किसी बच्चे के 10 ही % सही बन रहे हैं उसमें 50 में से, है ना? तो बच्चा ये सोचेगा कि मैं नकल कर लूं कहीं से, मेरे नंबर ज्यादा आ जाएं। उससे कोई फायदा होने वाला है क्या? नहीं। अगर किसी के 10 ही नंबर बन रहे हैं और वो ये चैलेंज मेरे सामने लेके आएगा कि सर मेरे 10 ही नंबर आ रहे हैं और मेरे को ये समस्या आ रही है, तो क्या मैं उसको बेहतर तरीके से बता पाऊंगा? मैं उसको बेहतर तरीके से बता पाऊंगा ना कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, है कि नहीं? तो कुछ सॉल्यूशन तभी तो निकल पाएगा जब वो रियलिस्टिक होगा, आदमी रियल में बात बता पाएगा। स्वयं आकलन सही तरीके से करना या बढ़ावा देना। उसके बाद अगला है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सीसी के क्षेत्र, है ना? बहुत सारे क्षेत्र हैं सीसी के, लेकिन हमारे लिए जरूरी है केवल 2 क्षेत्र। कितने क्षेत्र जरूरी हैं? केवल 2 क्षेत्र। पहला है कॉग्निटिव फील्ड, उसके बाद दूसरा है को कॉग्निटिव फील्ड। मतलब पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्या होता है ये आप अच्छे से जानते ही होंगे। कोई ऐसा है जो संज्ञानात्मक को नहीं जानता हो? आप नहीं जानते संज्ञानात्मक को? डेवलपमेंट पढ़ा था आपने, विकास नहीं पढ़ा था, सामाजिक विकास नहीं पढ़ा आपने, सोशल सेंसिटिविटी नहीं पढ़ी, हाँ तो पढ़ना, क्लास है ना अवेलेबल, एक बार पढ़ना। हाँ, 4 क्षेत्र होते हैं, मैंने बताया था PCSE, मैंने बताया था ना? ये बात बताई थी या नहीं बताई थी? बताई थी ना? 4 क्षेत्र होते हैं मुख्य रूप से। उनमें से एक जो ये सी है ना, इस सी का मतलब क्या है? कॉग्निटिव। क्या है? कॉग्निटिव। तो जो सी के जो क्षेत्र हैं वो 2 क्षेत्र हैं। एक तो संज्ञानात्मक, मतलब मानसिक रूप से जिस चीज में टेस्ट किया जाता है। उसके बाद दूसरा है सह संज्ञानात्मक, मतलब को कॉग्निटिव। सह संज्ञानात्मक को क्या बोलते हैं? को कॉग्निटिव। ठीक है, अब ये होता क्या क्या है, क्या क्या होता है इन क्षेत्रों में, ये हम देख लेते हैं एक बार। जो कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक क्षेत्र है, इसमें 2 चीजों की चर्चा की गई है, संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन जिनके समझ में नहीं आएगा मैं रिपीट नहीं करूंगा इस बात को अब, ठीक है? संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन, मतलब हम जानते हैं इसको FA और SA के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? इसमें लिखा है संरचनात्मक मूल्यांकन मतलब फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, है ना? और यहां मैंने ए लिखा है ना, यहां ई लिखा है, अलग अलग है ना दोनों चीज। तो इसका मतलब है असेसमेंट। इसका मतलब क्या है? असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है आकलन। तो एक मूल्यांकन जो शब्द है इसी का लगभग पर्यायवाची शब्द जैसा है, थोड़ा बहुत अंतर है इसमें, डीपली जाएंगे तो अंतर है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? FA। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, हमारे जो इवेल्युएशन की प्रणाली है अभी जो स्कूलों में चल रही है, उसमें इसके 2 नाम है, FA और SA। मतलब अभी आप इसको अच्छे से समझोगे जब मैं बताऊंगा आपको ऐसे करके। आपने फर्स्ट टेस्ट दिए हैं, सेकंड टेस्ट दिए हैं ना, उनको बोलते हैं हम FA। क्या बोलते हैं? FA। और ऐसे बोलते हैं हम, अर्धवार्षिक दिए हैं ना सभी ने, और वार्षिक भी दिए हैं, इनको क्या बोलते हैं? ऐसे। तो एग्जैक्ट जो शिक्षा प्रणाली चल रही है RT में जब ये लागू किया था, उस समय से आज तक जो इसकी एग्जैक्ट प्रणाली है वो ऐसे है, 4 और 2। कैसे है? 4 तो FA होते हैं और 2 क्या होते हैं? ऐसे होते हैं। कहीं कहीं वो 3 ले लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो होते हैं शिक्षा प्रणाली के अनुसार वो 4 होते हैं। तो आप अंधकार में थे अब तक, ठीक है? हाँ, कितने होते हैं? 4 तो FA होते हैं और 2 ऐसे होते हैं। ऐसे बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन।
या योगात्मक आकलन। योगात्मक का मतलब जिनके अंक आपको मुख्य जो अंक तालिका मिलती है उसमें आपको दिखाई देते हैं, है ना। जिनके अंक मुख्य अंक तालिका हम दिखाई देते हैं वो क्या बोलते हैं, उनको हम ऐसे। और जो एफए होते हैं इसमें जो टेस्ट के जो नंबर होते हैं वो होते हैं, उसी के साथ साथ जो सहशैक्षिक क्रिया होती है उनके नंबर भी जुड़ते हैं, है ना। ये मैं अभी आपको बताऊंगा, रुको पहले ये समझ लो एफए कितने होते हैं, ऐसे कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं एफए और ऐसे मिलाकर 6। ये सीधा प्रश्न बनता है आपके पेपर में आने के लिए, है ना। सतत व्यापक मूल्यांकन जो टॉपिक है उसमें से सीधा प्रश्न क्या बनता है, एफए और ऐसे। संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन कितने होते हैं, 4, और योगात्मक 2, एफए और ऐसे। जो प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट और चतुर्थ टेस्ट ये होते हैं, इनको बोलते हैं हम क्या, एफए। और जो अर्धवार्षिक और वार्षिक होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, ऐसे, ठीक है। उसके बाद को कॉग्निटिव क्षेत्र, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र। इसमें किस चीज का हम जानते हैं, किस चीज का मूल्यांकन करते हैं, खेल कूद और अनुशासन। किसी भी खेल में आप खेलते हो तो उसके भी नंबर आपको मिलते हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया था जब आप बोर्ड की परीक्षाएं देते हैं ना, 10वीं 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा देते हैं तो उसमें 20 नंबर स्कूल से जाते हैं ना। हाँ, वो 20 नंबर किस चीज के होते हैं, खेल कूद, अनुशासन, और उसी के साथ साथ एक चीज, 2 चीज और हैं इसमें, बोली भाषा और वेशभूषा। दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, बोली भाषा और वेशभूषा, इन चीजों के भी नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मिलते हैं। अब हमने जब स्टार्ट किया था ये टॉपिक तो आपको एक बात बताई थी, मूल्य प्लस अंकन, ये बात बताई थी ना। एक का मैंने क्या बताया था, गुणात्मक है, और दूसरे का क्या बताया था, परिमाणात्मक है। तो जो ऐसे होता है, क्या होता है, ऐसे, वो कैसा होता है, परिमाणात्मक। और जो एफए होता है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। कैसा होता है, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जो टेस्ट के जो नंबर होते हैं ना, जो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये टेस्ट होते हैं, इनके नंबर केवल जो 10 में से आते हैं वही नहीं होते, इनके नंबर में वो चीजें भी जुड़ जाती हैं जो सह संज्ञानात्मक क्षेत्र की चीजें थी। उसमें कौन कौन सी 4 चीजों की बात की थी हमने, सबसे पहली कौन सी है, खेलकूद, दूसरी है अनुशासन, उसके बाद बोली भाषा और वेशभूषा। इन चीजों के जो नंबर होते हैं वो कैसे मिलते हैं, मूल्य के रूप में। किसके रूप में, मूल्य के रूप में, मतलब गुणात्मक रूप में मिलते हैं, ठीक है, परिमाणात्मक रूप में नहीं मिलते। क्या सी समझ में आया, किसी को कोई समस्या, बिल्कुल ठीक है। अब आप एक बात बताओ, क्योंकि अब जैसे हमारा ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। जैसे हम थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं ना, वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, किस किस के पास ये नोट्स हैं, ईमानदारी से बताना। आप मेरे फायदे के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के पास है, 9 10, तू चुप बैठ जा, आपके पास है 10 के पास हैं। तो अब सुनो मेरी बात, जो टीचिंग एप्टीट्यूड में इसमें नंबर कैसे आएंगे, है ना। 1 मिनट मेरी बात सुन लो, उसके बाद आपकी छुट्टी कर दी जाएगी।